तो अगला हमारा टॉपिक है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, हमने केप्लर को लॉ को देखा था। अब हम न्यूटन के लॉ को देखेंगे। तो हमें तो पता है कि केप्लर जो थे वो न्यूटन के गुरु थे। उन्हीं के बारे में उनकी बुक को स्टडी करके उन्होंने जो बताया उसको देख के फिर न्यूटन ने स्टडी करके उन्होंने एक लॉ बनाया है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ में ये लॉ कहता क्या है? तो ये लॉ क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स से खींचता है। अब सपोज मेरा ये पेन और मेरे में कुछ फोर्स है और हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर मैं बट इस पेन को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा। अब उसकी क्या वजह है तो वो देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि फोर्स, यहाँ पे अभी ये फोर्स लिखना पड़ेगा हमें। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि फोर्सेस तो है, तो जो हमारे मेरे और इस पेन के बीच में फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है। तो इसका मतलब अगर फोर्स मास बहुत ज्यादा हुआ तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मास बहुत ज्यादा हुआ तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब अगला अगला क्या बोलते हैं कि फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हम दोनों के बीच, पेन और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि अगर ये फोर्स बढ़ा तो डिस्टेंस क्या होगा? कम करना पड़ेगा। चुंबक पता है ना, चुंबक मैग्नेट, तो मैग्नेट को जितना पास में लाते हैं तो उसका फोर्स बढ़ जाता है, वो जल्दी से क्या हो जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो उसी तरह जो हमारा फोर्स है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस कम किया तो फोर्स बढ़ जाएगा, मासेस बढ़ा दिया और ये किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मास बढ़ गए तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा मास है तो उसके बीच का फोर्स ज्यादा होगा। वो कैसे? तो एक ऑब्जेक्ट सपोज बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है, और छोटा सा मास है, तो अर्थ क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्यों खींच पाएगा? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मासेस। अगर मास ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। यही वजह है कि मैं इस पेन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा हूं। क्या वजह है? क्योंकि मेरा मास एज कंपेयर टू अर्थ मास बहुत स्मॉल है, और ये पेन तो भी स्मॉल है बट मेरा मास इतना नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं है कि मैं इसको क्या कर दूं, अपनी तरफ खींच पाऊं। ठीक है, तो हम अगर फोर्सेस पता करनी है एक दूसरे के बीच में तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, दैट इज अर्थ। अर्थ को अगर कांस्टेंट रखेंगे, अर्थ और मेरे फोर्स के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा होगा फोर्स का, क्योंकि मास ज्यादा है अर्थ का, तो फोर्स क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट का साइन हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? जी मिल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। अब इसमें m1 क्या है ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ, ये 3 मार्क्स को एग्जाम में आ सकता है। तो m1 क्या है यहाँ पे मेरा? m1 है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है? मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस। अब सेंटर ऑफ द मासेस मतलब क्या कि मेरा मैं ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ के रेडियस से मेरा ये जो डिस्टेंस है ये r,
ठीक है, मैं इसके सरफेस पे खड़ा हूं, इसके सरफेस पे अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो कितना कितना फोर्स होगा वो निकालने के लिए हमने क्या लिया, इसका डिस्टेंस आर लिया है। ठीक है, अभी अगर मैं इससे ऊपर चला जाऊं तो एच हाइट भी ऐड हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला हट के क्या बन जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं कि सरफेस पे मास फोर्सेस कितनी है। ठीक है, तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, m2 मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस बिटवीन r इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेस, और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब g की वैल्यू क्या है, तो g इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना जी की, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब ये जो फोर्स दिख रहा है ना हमारा -11 है, इसी की वजह से देखो जी की वैल्यू बहुत निगेटिव है। अब हमारे फोर्सेस के मास कितना भी बड़ा रख दूं मैं, 70 केजी रखूं, 80 केजी रखूं, 100 केजी रखूं, इवन मैं 1000 केजी भी रखूं, तो भी इस 10 टू द पावर -10 से आगे तो नहीं निकल पाएगा। ये फोर्स इतना वीक है, इतना कम है कि ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टाइप है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाए। ठीक है, बट अर्थ खींच पाएगा, क्योंकि अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है दैट इज मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ कितना है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। कितना मास है इसका, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। अब ये माइनस 11 है बराबर, अब 10 टू द पावर 24 केजी है। अब इसको प्लस माइनस भी करूंगा मैं तो मेरे को प्लस में 13 दे देगा, 10 टू द पावर 13 प्लस में आ जाएगा। इसलिए इसके फोर्सेस एज कंपेयर टू दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका फोर्स बहुत ज्यादा फील होगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों के बीच में या फिर मेरे और किसी और के बीच में फोर्सेस निकालूंगा तो जो वैल्यू है वो कमी आएगी, क्योंकि ये जो जी की वैल्यू है वो बहुत कम है, क्योंकि 10 टू द पावर -11 है। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर सरफेस के ऊपर है तो आर स्क्वायर लिखूंगा, या फिर उसके बीच का आगे का डिस्टेंस होगा तो वो। अब इन दोनों को मर्ज करूंगा तो मुझे क्या देगा, दैट इज एफ m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी कांस्टेंट का साइन हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे जी डालना पड़ेगा उधर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बनेगा और उसका ये प्रॉपर इसको लिखना है। तो ये हमारा है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है।